हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो मिलिए आप राजू और दीपक से। राजू ने म्यूचुअल फंड में SIP करना शुरू किया है मंथली 5,000 रुपए से, ठीक है ना। और दीपक ने भी म्यूचुअल फंड में SIP करना शुरू किया है मंथली 5,000 रुपए से, जहां पे दीपक और राजू को दोनों को सालाना सेम ही रिटर्न्स मिल रही है, जो कि है 15% की। लेकिन सेम अमाउंट SIP करने के बाद और फिर सेम रिटर्न्स मिलने के बाद भी 25 सालों के बाद राजू की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है 1.64 करोड़, जबकि दीपक की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है 2.99 करोड़। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जब दोनों ने सेम अमाउंट के साथ म्यूचुअल फंड में SIP शुरू की है, दोनों के रिटर्न्स भी सेम मिल रहे हैं, तो 25 साल के बाद राजू की बनती है 1.64 करोड़ और दीपक की बनती है 2.99 करोड़। तो इतना बड़ा अंतर कैसे हुआ? आखिर दीपक ने किन किन बातों को ध्यान में रखा था निवेश करने के समय, जिन बातों पे राजू ने ध्यान नहीं रखा था, और इसी बातों के कारण ही दीपक को अधिक पैसे मिले हैं राजू से। आखिर दीपक को वो कौन कौन सी सीक्रेट और राज की बात पता थी जो बात राजू को नहीं पता थी, और इसी बात का फायदा उठाकर दीपक ने राजू से काफी ज्यादा अच्छे खासे रिटर्न्स बनाए हैं। यानी कि लगभग दीपक ने राजू से 1.5 करोड़ रुपए ज्यादा बनाए हैं। तो ऐसा चमत्कार दीपक ने कैसे किया? बिल्कुल इसी राज की बात को, इसी सीक्रेट को आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी सीक्रेट्स है, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं और इसे ध्यान में रखकर अगर आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके और भी अधिक पैसे बन सकते हैं म्यूचुअल फंड से ही। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब जो मैं आपको जो कुछ भी समझाने वाला हूं या फिर कहने वाला हूं, इसे बहुत ही ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप मेरी बात का यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आपके अंदर इतनी काबिलियत आ जाएगी कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके और भी अधिक पैसे बना सकते हैं। यदि आप पहले से ही पैसे बना रहे हैं तो उससे और भी अधिक पैसे बन जाएंगे, यदि आप मेरी कही गई बात को ध्यान में रखेंगे तो। इसलिए अभी से एकदम ध्यान लगाकर, आंख गड़ाकर इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहली चीज जिसे आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड कर ले कि आपको कब तक निवेश करना है और कितने रुपयों के साथ निवेश करना है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपकी उम्र ज्यादा है, जैसे कि आप 50-60 साल के आसपास है, तो आपको लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क काफी कम होता है और उसी हिसाब से रिटर्न्स भी थोड़े कम होते हैं। लेकिन अभी यदि अगर आपकी उम्र कम है, जैसे कि 20 से 30 साल के अंदर, तो आप स्मॉल कैप या फिर किसी एग्रेसिव फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जहां पे थोड़ी सी रिस्क ज्यादा होती है लेकिन उसमें रिवॉर्ड यानी कि रिटर्न भी अधिक मिलती है। तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, इसे देख करके निवेश कीजिए, और खास करके अपनी उम्र का तो ध्यान आप जरूर से रखिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी उम्र हो गई है 50-60 साल और वो बहुत ही एग्रेसिव फंड में निवेश कर देते हैं, तो जब मार्केट गिरती है तो उन्हें नुकसान हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में तो उन्हें फायदा होगा ही, लेकिन जैसे कि उनकी उम्र अभी अधिक हो चुकी है, यानी कि अभी उनकी उम्र 50 से 60 साल के अंदर है और उन्होंने निवेश कर दिया है स्मॉल कैप किसी एग्रेसिव फंड में, जहां पे क्या होता है कि मार्केट गिरने से अक्सर इन्हीं म्यूचुअल फंड में अधिक इफेक्ट पड़ता है और इनके रिटर्न्स थोड़े नेगेटिव में चल जाते हैं। तो ये चीज देख करके जो भी 50 से 60 साल के व्यक्ति है वो तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट ले लेते हैं और अपने पेशेंस को लूज कर देते हैं, और टैक्स देने के चक्कर में और एग्जिट लोड चार्ज देने के चक्कर में उनका रिटर्न तो दूर की बात है, ओवरऑल नुकसान ही हो जाता है। इसलिए ये चीज बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि आपकी अभी जो उम्र है या फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट गोल है, इनको ध्यान में रखकर ही आप निवेश कीजिए। और यदि आपको मैं सबसे बेस्ट बात बोलूं ना कि स्मॉल कैप में निवेश करना है कि मिड कैप में निवेश करना है या फिर लार्ज कैप में निवेश करना है, आप किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, तो आप इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए ही कीजिए। अब अगेन मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं या फिर एडवाइस भी नहीं दे रहा हूं, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप किसी लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप या किसी भी टाइप के फंड में अगर निवेश कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप इंडेक्स फंड में ही निवेश कीजिए, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपकी भारत की टॉप कंपनीज में पैसे निवेश होते हैं, और इस बात की गारंटी है कि कई सारे म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट नहीं कर पाते हैं। यानी कि आप इस बात को मान सकते हैं कि
इंडेक्स फंड, म्यूचुअल इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में बाकी सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले अधिक रिटर्न्स देती है और यहाँ पे पैसे भी अच्छे खासे बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पे मिलने वाला रिटर्न आपके सेंसेक्स और निफ्टी के मिलने वाले रिटर्न से लिंक हो जाता है, क्योंकि आपके पैसे भारत की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट की गई है। तो जैसे जैसे वो टॉप कंपनीज आगे बढ़ती रहेगी, आपके पैसे भी आगे बढ़ते रहेंगे और साथ में इस देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ती रहेगी। और इंडेक्स म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि जैसे ही अगर कोई कंपनी ऐसी परफॉर्म करने लगती है जिससे कि उसे टॉप 50 कंपनीज में शामिल नहीं किया जाए, मेरे कहने का मतलब है कि जो भारत देश की टॉप कंपनीज है, मतलब कि इस टॉप 50 कैटेगरी में जिन जिन कंपनियों को रखा गया है, अगर उनमें से कोई कंपनी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाती है कि उसे टॉप 50 में रखा जाए, तो उस कंपनी को तुरंत निकाल कर ही किसी और ऐसे कंपनी को उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है जो कि भारत की टॉप 50 कंपनीज में शामिल होने के लायक है। तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं ना, वो भी कुछ ऐसे ही करते हैं। यानी कि जिस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है टॉप 50 में और उसे निकाल दिया गया उस कैटेगरी से, तो ये इंडेक्स फंड के म्यूचुअल फंड मैनेजर भी उस कंपनी से आपके पैसे को निकाल लेंगे और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे जिस कंपनी को अभी अभी निफ्टी 50 में शामिल किया गया है, उस कंपनी के परफॉर्मेंस को देख करके। तो ये फायदा होता है इंडेक्स फंड में। खैर, ये मेरा ओपिनियन है और मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने रख दिया है। अब क्या करना है ये आपको सोचना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान तो रखना ही है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल और अपनी उम्र देखकर ही इसी हिसाब से निवेश करना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्टेप अप एसआईपी। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल महंगाई बढ़ रही है और भारत की जो महंगाई दर है वो हर साल 6 से लेकर 8% के बीच रहती है। यानी कि इतने परसेंट के रेट से भारत देश में महंगाई बढ़ते जा रही है। तो इस हिसाब से स्टेप अप एसआईपी करना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब स्टेप अप एसआईपी क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में इन वीडियोस में चर्चा की है। आप चाहे तो इन वीडियोस को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि स्टेप अप एसआईपी का मतलब ये होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल एक फिक्स परसेंट के रेट से बढ़ाते रहना, जिसका गोल ये होता है कि मैच्योरिटी के बाद आपके पास और भी अधिक पैसे बन जाए। आइए मैं आपको इसी बात को एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मान लीजिए यदि आपने 5,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी शुरू की है और आप इस अमाउंट को हर साल 5% के रेट से बढ़ाएंगे, यानी कि ये जो आपकी पर मंथ की एसआईपी है 5,000 रुपए, इसी अमाउंट को आप हर साल 5% के रेट से बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि अगर आपको हर साल प्रति वर्ष 15% की सीजा रेट की ग्रोथ मिलती है, यानी कि आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे प्रति वर्ष 15% की सीजा रेट से ग्रो करती है, तो उसका मतलब यह है कि 25 साल के बाद आपकी टोटल कॉर्पस वैल्यू या फिर कह लीजिए कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो होगी 1.95 करोड़, यानी कि लगभग 2 करोड़ के आसपास। और यदि अगर आप 10% से स्टेप अप एसआईपी करते हैं हर साल, यानी कि अगर आप अपने मंथली इन्वेस्टमेंट एसआईपी को प्रति वर्ष 10% के रेट से बढ़ाते हैं, तो हर साल 15% की सीजा ग्रोथ के कारण 25 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में काफी ज्यादा फर्क आएगा। यानी कि पहले आपके बन रहे थे 1.95 करोड़ जब आपने 5% की स्टेप अप की तो हर साल की तो, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप 10% के स्टेप अप करने लगते हैं हर साल, तो 25 साल के बाद आपके बनते हैं 2.99 करोड़, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए। तो आप देख पा रहे हैं केवल 5% और स्टेप अप करने के कारण लंबे समय में कितना फर्क हो रहा है, 1 करोड़ से भी अधिक रुपए का फर्क बन जा रहा है। आप खुद यहां पर देख सकते हैं, पहले वाले केस में बना जब 5% की स्टेप अप थी तो 1.95 करोड़, लेकिन जब 10% की स्टेप अप हो गई तो आपकी बनी 2.99 करोड़। और यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने यहां पे 15% की पर ईयर की सीजार ग्रोथ इसलिए लिया है क्योंकि ये एवरेज रिटर्न होता है किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड का। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अभी तक अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और हाँ, अब आप यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी के कंपैरिजन के लिए मैंने आपके लिए सिंपल एसआईपी की डेटा भी लीक करके रखी हुई है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप स्टेप अप एसआईपी नहीं करते और केवल सिंपल एसआईपी कर रहे होते तो आपके बनते मात्र 1.64 करोड़ 25 साल के बाद, यानी कि सेम रिटर्न्स और सेम इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, यानी कि सेम टाइम, है ना। 25 साल के बाद आपके बनते इतने रुपए 1.64 करोड़। ये सिंपल एसआईपी की डेटा है, जबकि स्टेप अप एसआईपी करने से आपके बन रहे थे 1.95 करोड़ 5% के ऊपर और 2.99 करोड़ 10% स्टेप अप के ऊपर। आशा करता हूं कि अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों मैंने कहा कि स्टेप अप एसआईपी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महंगाई जो हर साल बढ़ रही है तो आपको इसे ध्यान में रखकर ही निवेश करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपको डायरेक्ट फंड में निवेश करना है और रेगुलर फंड में निवेश नहीं करना है।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि डायरेक्ट फंड की एक्सपेंस रेशियो रेगुलर फंड की एक्सपेंस रेशियो से कम होती है। एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे लेती है, ताकि जो उनकी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कंपनी चल सके और उनके जो मैनेजर्स है उनको अपनी सैलरी वगैरह जो पैसे होते हैं उनके उन्हें वो मिल सके। तो रेगुलर फंड में क्या होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो थोड़ी अधिक होती है, जबकि डायरेक्ट फंड में कम होती है। भले ही 1-2% का ही फर्क होता है, लेकिन यही 1-2% का फर्क लॉन्ग टर्म में करोड़ों का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, लाखों का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल एसआईपी में यदि आप मतलब कि आप स्टेप अप एसआईपी नहीं कर रहे हैं, आप बस सिंपल एसआईपी कर रहे हैं किसी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 25 सालों के लिए, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ईयर 15% की सजा रेट से ग्रो करेगी। तो सिंपल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से प्रति माह 5000 आपके बनेंगे 25 साल के बाद 1.64 करोड़। ये तो आप देख रहे हैं। लेकिन यदि आप इसी एसआईपी को डायरेक्ट फंड में ना करके रेगुलर फंड में कर रहे होते तो आपके बनते मात्र 1.24 करोड़। तो देख सकते हैं आप, यही स्लाइटली 0.5% या फिर 1% का डिफरेंस ही जो कि रेगुलर फंड में ज्यादा होता है डायरेक्ट फंड से, जो चार्ज होती है, जो कमीशन होती है, जो एक्सपेंस रेशियो होती है, केवल इसके कारण ही रेगुलर फंड में निवेश करने के कारण भले आप सेम अमाउंट निवेश कर रहे हैं, सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं और आपको हर साल सेम रिटर्न भी मिल रहा है, इसके बावजूद रेगुलर फंड में निवेश करने से आपके बन रहे हैं 1.24 करोड़, जबकि सिंपल एसआईपी में आपके बन रहे हैं 1.64 करोड़। आप देख सकते हैं ये लगभग 40 लाख का डिफरेंस है। तो डायरेक्ट फंड में निवेश करने से आपको 40 लाख रुपए अधिक का प्रॉफिट हो रहा है लॉन्ग टर्म में, आप ये देख सकते हैं। इसलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप ये देख लीजिए कि आप डायरेक्ट फंड में निवेश कर रहे हैं या फिर रेगुलर फंड में निवेश कर रहे हैं। और डायरेक्ट फंड में निवेश करने से लॉन्ग टर्म में आपको अधिक लाभ होता है, आपके अधिक पैसे बनते हैं, जिसे प्रैक्टिकली अभी आपने समझ लिया है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अभी तक अच्छे से सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। यदि आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और भी इसी टाइप की वीडियोस बनाने की। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको जिस चीज की ध्यान रखनी है वो ये है ग्रोथ फंड्स या फिर डिविडेंड फंड्स। अब इसके बारे में मैंने इस वाली वीडियो में बात की थी, आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन आइए मैं आपको यहाँ पर भी शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। ग्रोथ फंड में निवेश करने से क्या होता है कि आपने जो निवेश किया है, तो म्यूचुअल फंड क्या करती है, आपके निवेश किए गए पैसे को वापस से स्टॉक मार्केट में निवेश करती है और उस स्टॉक मार्केट से जो रिटर्न मिलते हैं वही रिटर्न को म्यूचुअल फंड आपको डिलीवर कर देती है। तो ये होता है सिंपल में म्यूचुअल फंड का स्टॉक मार्केट में निवेश करने का मामला, ठीक है ना। तो ग्रोथ फंड में ऐसा होता है। लेकिन ग्रोथ फंड में ये भी होता है कि अगर आपने ग्रोथ फंड में निवेश किया है तो उस पैसे को म्यूचुअल फंड मैनेजर ने स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर ने स्टॉक मार्केट के जिस कंपनी में आपके पैसे को निवेश किया है, तो यदि उस कंपनी से डिविडेंड आती है, आपको डिविडेंड के बारे में पता है ना कि जब हम शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो हमें समय समय पर उस कंपनी से डिविडेंड इनकम भी मिलते रहता है। तो वो डिविडेंड इनकम जो इस ग्रोथ म्यूचुअल फंड कंपनी को मिली है, वो डिविडेंड इनकम को वापस से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स और भी तेजी से बढ़ने लगते हैं, यानी कि कंपाउंड होते हैं। लेकिन डिविडेंड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने जो पैसे इन म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, फिर ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जिन कंपनियों में निवेश करेगी, फिर बाद में जब उन कंपनियों से डिविडेंड आएगा तो वो डिविडेंड क्या करती है कि म्यूचुअल फंड कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर देती है। सिंपल भाषा में मैं आपको ये बात समझाऊं तो ग्रोथ फंड्स में क्या होता है कि जब कंपनी से डिविडेंड मिलती है तो वो डिविडेंड वापस से री इन्वेस्ट हो जाती है और आपकी जो रिटर्न है वो बढ़ जाती है, यानी कि कंपाउंड होती है। लेकिन डिविडेंड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो कंपनी से डिविडेंड आई उस डिविडेंड को आपको दे दिया जाता है, यानी कि अपने इन्वेस्टर्स को ऐसी म्यूचुअल फंड डिविडेंड्स दे देती है। तो इस चीज के कारण ये होता है कि जो पैसे डिविडेंड के तौर पे इन्वेस्टर्स को मिल गए हैं, वो पैसे इन्वेस्टर्स खर्च कर देते हैं और वो पैसे रिइन्वेस्ट होते नहीं है जो आपके पैसे को कंपाउंड करेंगे। लेकिन ग्रोथ फंड में क्या होता है कि डिविडेंड के पैसे जब वापस से निवेश किए जाते हैं ना, तो इससे आपकी रिटर्न्स कंपाउंड होती है और लॉन्ग टर्म में आपके अधिक पैसे बनते हैं, जबकि डिविडेंड फंड्स में ऐसा नहीं होता है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो आपको ग्रोथ फंड में निवेश करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपके अधिक पैसे बनते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यदि अभी आपकी उम्र 50 से 60 साल के बीच है और आपने पहले से ही काफी सारे रुपए निवेश करके रखे हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको महीने महीने कुछ पैसे मिलते रहे घर बैठे बैठे, तो आप डिविडेंड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर डिविडेंड फंड्स अच्छा माना जाता है क्योंकि अभी आपकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, तो आपको महीने महीने डिविडेंड फंड से कुछ कुछ पैसे मिलते रहेंगे।
तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी उम्र अधिक है तो। लेकिन यदि अभी आपकी उम्र कम है तो आपके लिए ग्रोथ फंड ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको अधिक पैसे बना करके देगा। ठीक है ना। अब अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एग्जिट लोड। अब काफी लोग क्या करते हैं कि ना, दूसरों को देख करके, दूसरे का सुन करके या कहीं से न्यूज में देख करके तुरंत अपने पैसे को एसआईपी के माध्यम से लगा देते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट ही कर देते हैं बिना ये देखे कि वो किस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। यानी कि ऐसे लोग बिना अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस किए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जब उन्हें यह पता लगता है कि उन्होंने गलती से किसी गलत म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया है तो वो तुरंत अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं या फिर किसी और म्यूचुअल फंड में स्विच कर लेते हैं। लेकिन यहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जिट लोड होता है लगभग हर म्यूचुअल फंड में। यानी कि यदि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जैसे कि 1 महीना या फिर 1 साल के अंदर ही अपने पैसे को उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकालते हैं जिन म्यूचुअल फंड में आपने अपने पैसों का निवेश किया है, तो आपको पेनल्टी लगता है, और ये पेनल्टी 1 से 2% के बीच में हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को बाहर निकालेंगे जिन म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है, तो वहां पे आपको एग्जिट लोड यानी कि पेनल्टी देना ही पड़ेगा, जिससे कि ओवरऑल आपकी रिटर्न कम हो जाएगी, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और साथ में अगर आप 1 साल के अंदर ही अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं म्यूचुअल फंड से, तो क्या होता है कि आपको टैक्स भी लगता है, जिसे हम कहते हैं एसटीसीजी टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि 15% होता है। तो 1 साल के अंदर यानी कि बहुत ही कम टाइम पीरियड में ही अपने पैसे को बाहर निकालने से एक तो आपको एग्जिट लोड लग गई, साथ में आपको एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% लग गई, तो आपको प्रॉफिट अगर थोड़ी बहुत मिली होगी ना तो वो नेगेटिव में आपकी चल जाएगी, क्योंकि आपका एग्जिट लोड और टैक्स ही सारे पैसे को ले जा रहा है और आपको ओवरऑल आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों से भी आपको कम पैसे मिलेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप अच्छे से रिसर्च करके म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। यानी कि सबसे पहले आप प्लानिंग कीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट गोल बनाइए और ध्यान में रखकर एकदम सतर्क होकर ही किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, जिससे कि आप उस म्यूचुअल फंड में कम से कम तो 5 से 6 साल तक रुक सके, और उससे अधिक रुकते हैं तो और भी अच्छा है। अगर 25 साल तक रुकते हैं तो आपके करोड़ों भी बन रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यदि आप लंबे समय में म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को बाहर निकालेंगे तो आपको एलटीसीजी टैक्स लगेगा, जो कि एसटीसीजी से कम होता है 10%, और ऊपर से 1 लाख प्रॉफिट के ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट यानी कि कोई टैक्स नहीं लगता। यानी कि 1 लाख जो आपको प्रॉफिट हुई है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उसके अलावा जितनी प्रॉफिट हुई है उस पर आपको केवल 10% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप तुरंत ही अपने पैसे को यानी कि 1 साल के अंदर ही पैसे को निकालेंगे तो आपको एसटीसीजी तो लगेगा, साथ में आपको एग्जिट लोड भी लगेगा। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ध्यान में रखकर अच्छे से सोच समझ कर ही किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिएगा, जल्दबाजी में निवेश नहीं कीजिएगा, अपना इन्वेस्टमेंट गोल बनाकर ही निवेश कीजिएगा। यकीन मानिए मैं आपको जो बोल रहा हूं ऐसा करने से, यानी कि मेरी कही गई बात को प्रैक्टिकली फॉलो करने से लंबे समय में आप म्यूचुअल फंड से ही अधिक पैसे बना पाइएगा, इस बात की गारंटी है ना। अब अगली बात यानी कि सबसे अंतिम बात जिसे आपको ध्यान में रखना ही रखना है, और इससे आने वाले समय पे यानी कि लॉन्ग टर्म में आपके और भी अधिक पैसे बन जाएंगे, वो क्या है, बीच बीच में लमसम करते रहिए। और लमसम ऐसा नहीं कि कभी भी कर देना है। जैसे क्या होता है ना कि जब लोग देखते हैं अरे मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, मार्केट हर दिन ऊपर जा रहा है, मार्केट में हर दिन पैसे बन रहे हैं, मार्केट से हर दिन लोग ट्रेडिंग करके काफी पैसे बना रहे हैं, मार्केट अभी पूरा बम्पर ऊपर जा रहा है, अभी मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है, तो चलो मैं भी निवेश कर देता हूं। नहीं, ऐसे समय में ना लॉन्ग टर्म के निवेश करना आपके लिए सही तो होगा ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो पैसे मतलब लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी ही, लेकिन ऐसे समय में निवेश करने से ना आपके उतने रिटर्न्स नहीं बन पाएंगे जितने की बनने चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप बीच बीच में लमसम कीजिए, लेकिन तब मत कीजिए जब मार्केट ऊपर हो। आप बीच बीच में लमसम तब कीजिए जब मार्केट गिरा हुआ हो, क्योंकि गिरे हुए मार्केट में जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड्स की अधिक यूनिट अलॉट होंगी, जबकि यदि आप चढ़े हुए यानी कि मार्केट अभी बुल रन में है तब आप निवेश करते हैं तो आपको लमसम में मतलब उतनी यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी, लेकिन उतनी अलॉट नहीं होंगी जितनी अलॉट आपको गिरे हुए मार्केट में होगी। अब आप यहां पर इस चीज को समझिए कि जब आप एसआईपी करते हैं तो मार्केट चढ़ी हुई है या गिरी हुई है, तब तो आपकी जो अमाउंट है वो एवरेज हो जा रही है, मतलब कि आपकी जो एसआईपी अमाउंट है वो एवरेज आउट हो जा रही है। लेकिन जब मार्केट गिरी हुई रहती है, फिर जब आप लमसम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में इससे अधिक फायदा होता है। अब इस चीज की प्रैक्टिकल और पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने इन वीडियोस में की है, जिन्हें आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो चढ़े हुए मार्केट में लमसम ना करे, गिरे हुए मार्केट में लमसम करे, और ये देखे कि लॉन्ग टर्म में आपके अधिक पैसे बने हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये 7 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको समझाए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कुछ डाउट है
तो अपने डाउट्स आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं वहां पर आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो सच में आप मेरे लिए बहुत ही अधिक स्पेशल है, क्योंकि आपने यहाँ तक रुका और आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो इसलिए और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले और आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज बढ़े, तो ऐसी वीडियोस को आप मिस ना कर पाए। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप बेल आइकन को दबा देंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बना सकूं। और IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।